Hello students, I am Sanjeev Tayal, your English teacher, and in this particular video, we are going to talk about the second practice set of very important topic in English grammar, and that is subject-verb agreement. In the previous videos, we just talked about various concepts of subject-verb agreement, and we discussed them in very detail. I tried my level best in those videos. And in the very last video, we just talked about the first practice set of subject-verb agreement. And now, in this particular video, we are going to talk about the second practice set of subject-verb agreement. So let's start. Now, the first sentence is, many a man have been working under me. अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. मैनी ए मैन, दैट इज ए पार्ट, हैव बीन वर्किंग बी पार्ट, अंडर मी सी पार्ट, और अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है देन योर आंसर इज डी पार्ट. नाउ लेट्स एनालाइज दिस सेंटेंस. मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी. देखिए ध्यान दीजिए, एक कंसेप्ट हमने किया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत, ये कंसेप्ट हमने किया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत मैनी ए से होती है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में मैनी ए या मैनी एन है तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आता है. अगर सेंटेंस की शुरुआत में मैनी ए या मैनी एन है तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आता है. तो यहां मैनी ए से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, उसके बाद नाउन तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल है, तो यहां वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी. यहां हैव की बजाय क्या आना चाहिए? हैज बीन. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? मैनी ए मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी. तो यहां सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस का जो आंसर है वो क्या है, दैट इज बी, बी फॉर बॉल. तो मैनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आता है. नेक्स्ट सेंटेंस, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ए शिप एंड ए सबमरीन. सबमरीन मतलब पनडुब्बी, कि उसे जहाज और पनडुब्बी के बीच में अंतर भी नहीं पता है. ये कंसेप्ट है जो टेंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है कि ही, शी, इट और एनी नेम, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है. ही, शी, इट और एनी नेम ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डू नॉट और डज नॉट में से डज नॉट को यूज करते हैं. ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है. डू और डज में से सिंगुलर क्या है? डज. तो यहां पर डू नॉट नहीं आएगा, डू नॉट की बजाय हम यहां क्या यूज करेंगे? डज नॉट, या कहें तो डजंट. ही डोंट नो द डिफरेंस नहीं आएगा, ही डजंट नो द डिफरेंस. तो सेकंड सेंटेंस के किस पार्ट में एरर हुआ? हमारा ए पार्ट में. तो इसका आंसर क्या है? ए. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट. देखिए अगर सेंटेंस में यस्टरडे है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो वहां सब कुछ पास्ट में रहेगा. अगर सेंटेंस में यस्टरडे है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, तो वहां सब कुछ पास्ट टेंस में रहेगा. मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, लेकिन आगे आप देखिए आई एम गोइंग नहीं आएगा. एम का पास्ट क्या रहता है? वॉज. आई के साथ क्या आएगा? वॉज. यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट. नेक्स्ट, ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर ए डिसेंट जॉब. देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट टेंस ही रहेगा. अगर सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है, यहां सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है. कैसे है? क्योंकि सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है. किसकी सेकंड फॉर्म है? से, सेड, सेड. तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है. अगर सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट टेंस रहेगा.
तो यहां विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वुड। विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी सिक्योर ए डिसेंट जॉब। सेंटेंस की शुरुआत में अगर पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट टेंस रहेगा। तो उसके बाद देखिए, नेक्स्ट वी मूव टू सम अदर सेंटेंसेस। कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मेनी मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन हैज माउंटेड ए बिग कैंपेन टू हैव द प्रेसिडेंट रीनोमिनेटेड। कि कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेता, डिसिडेंट्स मतलब कुछ असंतुष्ट व्यक्ति, और विपक्ष के कई मेंबर्स ने एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है प्रेसिडेंट को रीनोमिनेट करवाने के लिए। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है? हैज माउंटेड। हैज हेल्पिंग वर्ब है और माउंटेड यहां पर मेन वर्ब है। तो वर्ब सिंगुलर है, तो आप देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी सिंगुलर है क्या? सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन। एक तरफ तो डिसिडेंट्स हैं, कांग्रेस डिसिडेंट्स, ये भी प्लूरल है, मेंबर्स भी प्लूरल है, एंड से जोड़ा गया है। तो दो प्लूरल को एंड से जोड़ रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहां पर हैज नहीं आएगा, हैज की बजाय क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है। डिसिडेंट्स एंड मेंबर्स, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो हैज माउंटेड नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव माउंटेड। तो इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर हुआ हमारा? बी पार्ट में। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड वेरी लिटिल अबाउट एनीवन एल्स प्रॉब्लम। एक बात अभी हमने की थी, देखिए सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है। कैसे पता चला पास्ट टेंस है? क्योंकि यहां सेंटेंस की शुरुआत में क्या वर्ब आया है? रिमार्क्ड। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट टेंस है। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से है तो आगे भी पास्ट टेंस आएगा। तो यहां इज नहीं आएगा, क्या यूज करेंगे? वॉज। द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड that the present government was so selfish that it cared very little about anyone else's problem. तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है तो आगे भी हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज ए डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर। प्लीज एक्सप्लेन टू मी, ये मुझे एक्सप्लेन कीजिए आप कि डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से अलग कैसे है। क्या ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है? अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता, यहां साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। देखिए अब हम कहें इज राम लेट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, राम इज लेट। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमें कैसे पता चला इंटेरोगेटिव है? हाउ कैन वी से कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है और बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। और ये असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या हो जाती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगी, राइट? और असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज ए डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। मैं दो कारणों से कह रहा हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। एक तो लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह फुल स्टॉप है और सेंटेंस की शुरुआत जो है वो प्लीज से हुई है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो इस सेंटेंस में अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब इज सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता।
अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब इज डिजिटल कंप्यूटर से पहले नहीं आएगा, इज का यूज डिजिटल कंप्यूटर के बाद होगा। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो इज का यूज डिजिटल कंप्यूटर के बाद होना चाहिए। तो ये सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ ए डिजिटल कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर। तो यहां पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हुआ? हमारा बी पार्ट में। तो लेट्स मूव टू सम अदर सेंटेंसेस। वी हैड स्विम across the river before the sunset. We had swum across the river before the sunset. ये सभी स्टूडेंट्स को पता है swim वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है swim SWAM और थर्ड फॉर्म SWUM। swim, swim, swum, swim, swim, swum। तो आपको पता है कि has, have, had के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सॉरी हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। स्टूडेंट्स ये दिमाग में रखिएगा, कुछ कंसेप्ट्स हैं। डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। तो हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? SWUM। वी हैड स्वम, SWUM। हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां गलती से सेकंड फॉर्म दिया है, तो यहां पर थर्ड फॉर्म आएगा SWUM। तो यहां सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हुआ? ए पार्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। ये बात हमारी हुई थी कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल एक के साथ है, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल एक के साथ है, तो इसका मतलब हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो दो पोस्ट पे है। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल एक के साथ है, तो इसका मतलब हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो दो पोस्ट पे है। एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी जो है वो सिंगुलर आएगी। तो यहां वर्ब वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज। वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर की बजाय हम क्या यूज करेंगे? वॉज यूज करेंगे। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वाज नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नाइदर राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में बात भी की थी, कंसेप्ट्स में भी बात की थी। यहां पर दो सब्जेक्ट हैं, पहला है राकेश और दूसरा है आई, और इनको हमने किससे जोड़ा है? नाइदर नोर से। अगर दो सब्जेक्ट को आपने नाइदर नोर से जोड़ा है तो वर्ब हमेशा अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब हमेशा अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर दो सब्जेक्ट को हमने किससे जोड़ा है? नाइदर नोर से, तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। वर्ब क्या है? आर, और वो अपने सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड सब्जेक्ट क्या है यहां? आई। आई के अनुसार आर नहीं आएगा, क्या आएगा? एम। नाइदर राकेश नोर आई एम लिविंग फॉर हैदराबाद। यू गॉट माई पॉइंट? तो यहां पर बी पार्ट में एरर हुआ। नेक्स्ट, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउन्ड। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां पहला जो सब्जेक्ट है वो है जेंटलमैन, MAN, सिंगुलर है, और सेकंड जो है वो क्या है? हिज वाइफ एंड डॉटर। सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, और इन दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा है? टुगेदर विद से। तो अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को हमने टुगेदर विद से जोड़ा है, अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को टुगेदर विद से जोड़ा है, तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहां पहला सब्जेक्ट क्या है? जेंटलमैन, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, वर यूज नहीं करेंगे, वॉज। द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वाज ड्राउन्ड। अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट को आपने टुगेदर विद से जोड़ा है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट जेंटलमैन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। यू गॉट माई पॉइंट?
Good. Let's move to the next sentence. It is in 1929 that a number of self-sacrificing and devoted political leaders, ये sentence अभी जो है मुझे अधूरा लग रहा है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मान लो ये सेंटेंस को हम पूरा भी माने तो इसको एक कंसेप्ट है, इट इज इन 1929, इट इज इन 1929। देखिए बात कब की है, 1929, तो बात प्रेजेंट की है या पास्ट की है, पास्ट की है। तो यहां पर हम इज यूज नहीं करेंगे, वाज यूज करेंगे। इट वाज इन 1929, इन 1929, इनके बाद पिछला कोई सन है, सो द टेंस विल बी पास्ट टेंस, तो इट इज नहीं आएगा, इट वाज आएगा। इस सेंटेंस में कोई एरर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आवर कंट्री नीड ए नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आवर कंट्री। सब्जेक्ट क्या है, आवर कंट्री। सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है, तो यहां वर्ब क्या है, नीड। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, और ये सिंगुलर कब होगा, नीड। नीड तो प्लूरल है, सिंगुलर कब होगा, जब इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, एस। तो आवर कंट्री नीड्स ए नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे देश को आवश्यकता है बहुत से ऐसे डिवोटेड, समर्पित पॉलिटिकल लीडर्स की जो सेल्फ को सेक्रीफाई कर सके। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ओके, नेक्स्ट। द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स and has been obscured by other factors. Complex means jatil. Obscure means difficult to understand. Obscure means difficult to understand, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढिए आप। What's the subject here? यहां सब्जेक्ट है issues. सब्जेक्ट क्या है, issues. प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। आर तो प्लूरल है, लेकिन यहां पर वर्ब जो है वो सिंगुलर आ गया, यहां भी वर्ब प्लूरल आएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी इश्यूज ही है, तो यहां हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स। यू गॉट माय पॉइंट? सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। नेक्स्ट। Yes. He reminded me that he has often told me not to play with fire. उसने मुझे याद दिलाया कि उसने प्राय मुझे ये बताया था कि मैं खतरों के साथ ना खेलूं। अभी वही बात है, सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है। अगर सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है तो आगे भी क्या रहेगा, पास्ट टेंस ही रहेगा। रिमाइंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड। सेंटेंस ये की शुरुआत जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म से है, पास्ट टेंस है। अगर सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट टेंस रहेगा, तो यहां पर हैज नहीं आएगा, हैज की बजाय हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैड। सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट टेंस रहेगा। He reminded me that he had often told me not to play with fire. चलें आगे। Next sentence. Although it is summer now, the weather at the hill station was quite pleasant. यद्यपि अब गर्मी है, लेकिन पहाड़ों पे मौसम बहुत सुहावना है। इस पूरे सेंटेंस में प्रेजेंट की सेंस है। अभी गर्मी है, लेकिन पहाड़ों पे मौसम सुहावना है। सारे ही सेंटेंस में प्रेजेंट की सेंस है। Although it is summer now, the weather at the hill station was quite pleasant नहीं आएगा। The weather at the hill station is quite pleasant. क्या रहेगा? The weather at the hill station is quite pleasant. Next sentence. Fear is one of those emotions which frequently roots us to inaction. डर उन भावनाओं में से एक है जो लगातार हमें निष्क्रिय करती रहती है। तो देखिए इस सेंटेंस में विच रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है। क्या बोला मैंने? विच
रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएट पहले यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएट पहले यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। यहां रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएट पहले जो वर्ब यूज किया गया है वो क्या है? इमोशंस। प्लूरल है तो इसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा, लेकिन रूट्स जो वर्ब है वो तो सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एस हटाना पड़ेगा, तो रूट्स नहीं आएगा। क्या आएगा? रूट। फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट अस टू इनएक्शन। रूट्स नहीं आएगा, क्या आएगा? रूट आएगा। नेक्स्ट, इट बीइंग ए डार्क नाइट you must brought at least a pocket torch with yourself। क्योंकि ये एक अंधेरी रात है तो तुम्हें अपने साथ एक पॉकेट टॉर्च लेके आनी चाहिए। देखिए, मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, मोडाल्स में आता है, और मोडाल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। अगर वो मोडाल्स एक्टिव फॉर्म में है, अगर वो पैसिव सेंटेंस में है तो उनके साथ बी आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन मोडाल्स के साथ एक्टिव वॉइस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां ब्रॉट नहीं आएगा, यहां ब्रिंग आएगा। ब्रॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ब्रिंग। मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ब्रॉट नहीं आएगा, क्या यूज करेंगे? ब्रिंग। इट बीइंग ए डार्क नाइट यू मस्ट ब्रिंग एट लीस्ट ए पॉकेट टॉर्च विद योरसेल्फ। नेक्स्ट, मोशन सिकनेस is affecting women more often than men, but the reason is unknown. Motion sickness, you know what is motion sickness? That's the name of a disease. एक बीमारी है, psychological disease है। Motion sickness is affecting women more often than। Motion sickness जो है वो women को ज्यादा प्रभावित करती है बजाय कि मैन के, लेकिन इसका कारण नहीं पता है। It's a universal fact। It's a यूनिवर्सल फैक्ट कि मोशन सिकनेस विमेन को ज्यादा प्रभावित करता है बजाय कि मैन के। तो अगर ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, देन द सेंटेंस व्हिच विल बी यूज्ड हियर दैट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट। दैट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन यहां यूज किया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो अगर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज करेंगे? एस या ईएस। तो मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग नहीं आएगा, मोशन सिकनेस अफेक्ट्स आएगा। मोशन सिकनेस अफेक्ट्स वीमेन मोर ऑफन देन मैन, बट द रीजन इज अननोन। नेक्स्ट, मोर लेजर एज वेल एज अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। अब देखिए, इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं। मोर लेजर खाली समय, अबंडेंस ऑफ गुड्स प्रचुर मात्रा में किताबें, प्रचुर मात्रा में वस्तुएं। खाली समय और प्रचुर मात्रा में वस्तुएं। अब इन दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा गया है? एज वेल एज से, राइट? और ये कंसेप्ट हमने किया था, अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को आपने एज वेल एज से जोड़ा है तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट को आपने एज वेल एज से जोड़ा है तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। पहले वाला सब्जेक्ट क्या है? मोर लेजर। लेजर खाली समय, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या मानते हैं? सिंगुलर, और उसके साथ वर्ब भी जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। तो यहां आर यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? इज। देखिए, अगर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा है तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यहां पहला सब्जेक्ट क्या है? लेजर। अनकाउंटेबल नाउन है। लेजर मतलब खाली समय, छुट्टी के दिन जो खाली समय हम एंजॉय करते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है। तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट, इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन was to return to life for a day, his opinion of our amendments would be interesting। देखिए, सेंटेंस
को समझिए वो क्या कह रहा है। फाउंडिंग फादर्स मतलब संस्थापक, संस्थापना करने वाले। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, कि हमारे संविधान के संस्थापकों में से कोई भी एक दिन के लिए जीवन में वापस आ जाए तो उसकी जो ओपिनियन होगी, उसकी जो राय होगी हमारे अमेंडमेंट्स को लेकर, अमेंडमेंट्स मतलब संशोधन, जो संविधान में हम बदलाव करते हैं, तो उसकी जो राय होगी संविधान के संशोधनों को लेकर वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। देखिए सेंटेंस की शुरुआत इफ से है, और सेंटेंस की शुरुआत इफ से है और सेंटेंस में इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन का भाव है। तो अगर सेंटेंस में इन तीन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड है, जैसे इफ, एज इफ, एज दो, अगर सेंटेंस की शुरुआत इन तीन शब्दों में से किसी भी शब्द से होती है, इफ, एज इफ और एज दो, और सेंटेंस में इमेजिनेशन है, कल्पना है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अब सेंटेंस में इफ, अब देखिए जो हमारे संविधान के संस्थापक हैं वो मर चुके हैं, क्या उनका जीवन में वापिस आना संभव है? नहीं ना, ये इमेजिनेशन है, कल्पना है, और सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? इफ से हुई है। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत इफ से है और सेंटेंस में इमेजिनेशन है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब जो है वो वर यूज करेंगे, वाज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर, क्योंकि सेंटेंस में इमेजिनेशन का भाव है। इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन were to return to life for a day, his opinion of our amendments would be interesting. क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ये कंसेप्ट हमने जो हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स की कंसेप्ट्स वाली वीडियो है उनमें बहुत डिटेल में ये कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, आप वहां तक जा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, हाँ जी, the boys worked slowly, for they knew that as soon as they finished one exercise, the teacher would tell them to do the next. बात वही है, सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है, वर्क सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो आगे भी पास्ट टेंस रहेगा, यहां भी पास्ट टेंस है, नो की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिनिश नहीं आएगा, क्या आएगा? Finished. The boys worked slowly, for they knew that as soon as they finished one exercise, the teacher would tell them to do the next. कि सेंटेंस की शुरुआत में अगर पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट टेंस रहेगा, फिनिश नहीं आएगा, क्या आएगा? Finished. Next. Where in the world you will find a taller dog belonging to this breed than our Tommy? देखिए ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हाँ है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है, WH फैमिली वाला वर्ड है, और सेंटेंस में लास्ट में अगर आप देखें तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हमारी बात हुई थी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, विल का यूज यू के बाद नहीं होगा, यू से पहले होगा। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड ए टॉलर डॉग बिलोंगिंग टू दिस ब्रीड देन आर टॉमी, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यू विल नहीं होगा, विल यू होगा। नेक्स्ट, द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स ए फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस व्हिच नीड्स टू बी हाईलाइटेड। देखिए अभी हमारी एक सेंटेंस में बात हुई थी कि विच यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ध्यान से देखिए। द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश, इस बुक को यद्यपि एक बुरी इंग्लिश में लिखा गया है,
लेकिन ये बुक कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस करती है जिनको की हाईलाइट, प्रकाशित किए जाने की जरूरत है। विच यहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर नहीं है, विच यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। वो सेंटेंस के दो पार्ट को आपस, सेंटेंस के टू पार्ट्स को आपस में रिलेट कर रहा है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएट पहले यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएट पहले यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। रिलेटिव प्रोनाउन विच है, उससे इमीडिएट पहले क्या नाउन है? ऑब्जर्वेशंस। प्लूरल है तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी। नीड्स नहीं आएगा, नीड आएगा। एस का यूज यहां पर नहीं होगा। नीड्स तो सिंगुलर है, प्लूरल कैसे बनाएंगे? एस को हटा देंगे। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो नीड्स नहीं आएगा, नीड आएगा। तो यहां सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? हमारा सी पार्ट में। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई मिस द ट्रेन that I usually catch and have to travel by the next, which was a slow train. सेंटेंस की शुरुआत में देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट या पास्ट? यस, पास्ट टेंस है। कैसे पता चला पास्ट टेंस है? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? सेकंड फॉर्म से। मिस की सेकंड फॉर्म क्या है? मिस्ड। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। अगर सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट टेंस आएगा। तो यहां पर हैव टू नहीं आएगा, क्या आएगा? हैड टू। आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच एंड हैड टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट विच वाज ए स्लो ट्रेन। सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस तो आगे भी पास्ट टेंस आएगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात रह गई होगी कि सर यहां पर फिर कैच कैसे है, यहां भी कॉट आना चाहिए। देखिए सुनिए, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है यूजुअली। यूजुअली उसके डेली रूटीन को दिखाता है। ये कुछ वर्ड्स हैं, ऑफन है, डेली है, यूजुअली है ना, ऑलवेज है। ये किसी भी व्यक्ति के डेली रूटीन को दिखाते हैं। और जो भी काम डेली रूटीन के लिए है, जो डेली रूटीन में किया गया है, वहां पर हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यूजुअली डेली रूटीन को दिखाता है, तो इसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सही है। वैसे भी सेंटेंस को देखिए, मैंने वो ट्रेन मिस कर दी। कौन सी? जो मैं प्राय पकड़ता हूं। वो तो मैं डेली पकड़ता हूं ना, मेरा डेली का रूटीन है, और इसलिए मुझे नेक्स्ट ट्रेन से जाना पड़ा। ये एक पर्टिकुलर इवेंट को बता रहा है, लेकिन ये काम वो डेली करता है। तो जो डेली करता है वहां पर फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस तो आगे भी पास्ट टेंस। The authors of the document appears to have fully realized the fact that when one talks of education, he deals with human beings. इस डॉक्यूमेंट के जो लेखक हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ये फैक्ट रियलाइज कर लिया है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? अपीयर्स, है ना। वर्ब क्या है? अपीयर्स। प्रतीत होता है, दिखाई देता है। सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, ओके। और सब्जेक्ट क्या है? द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहां पर ये जो फ्रेज है द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के ऑथर्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है? डॉक्यूमेंट या ऑथर्स? मैंने बताया था अपने कंसेप्ट्स में। यहां पहली प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। तो जो पहली प्रेपोजिशन है उससे पहले वाला जो नाउन है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप उसमें पहली प्रेपोजिशन ढूंढिए। जो पहली प्रेपोजिशन है वो क्या है? ऑफ। उस पहली प्रेपोजिशन से पहले वाला जो नाउन है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहां पहली प्रेपोजिशन है ऑफ, उससे पहले क्या नाउन है? ऑथर्स। ऑथर्स प्लूरल है तो मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। वर्ब प्लूरल कब होगी? जब इसका एस हम डिलीट कर देंगे। अपीयर्स नहीं आएगा, क्या आएगा? अपीयर। क्या आएगा? अपीयर। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर टू हैव फुल्ली रियलाइज्ड। नेक्स्ट, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन आर दैट देयर वाज ए लाउड नॉइस एंड स्मोक। देखिए, हर वो चीज जो बच्चों से
हर वो चीज जो हमें बच्चों से गैदर हो सकी कि वो ये थी कि वहां पर बहुत सा शोर शराबा था और धुआं था। देखिए, ऑल को यहां किस सेंस में यूज किया गया है? ऑल मीन्स एवरीथिंग, हर वो चीज जो हमें बच्चों से मिल सकी। ऑल का यूज क्या है? एवरीथिंग। हमारे जो कंसेप्ट्स वाले जो वीडियो है उसमें आप देखिएगा, ये बात मैंने बहुत अच्छे से बताई है कि अगर सेंटेंस में ऑल शब्द को इस तरीके से यूज किया गया है कि उसका मतलब एवरीथिंग है, तो उसके लिए वर्ब जो है वो क्या आता है? सिंगुलर आता है। वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आता है। आई गेव सम एग्जाम्पल्स देयर, मैं यहां भी दे देता हूं। जैसे एक ये सेंटेंस है, ऑल इज नॉट लॉस्ट येट। सब कुछ अभी तक नहीं खोया है। ऑल का मतलब यहां क्या है? सब कुछ, एवरीथिंग। तो मैंने क्या कहा? ऑल का मतलब अगर एवरीथिंग है तो उसके लिए वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। और देखिए, there are 10 girls, all are tall. वहां 10 लड़कियां हैं, सब लंबी हैं। यहां ऑल किसके लिए है? ऑल किसको रेफर कर रहा है? 10 गर्ल्स को। ऑल किसको रेफर कर रहा है? 10 गर्ल्स को। 10 गर्ल्स क्या है? प्लूरल। 10 गर्ल्स क्या है? प्लूरल। तो ऑल का संबंध प्लूरल से है, तो उसके साथ वर्ब प्लूरल है। इफ ऑल रेफर्स टू प्लूरल नाउन, then the verb will be plural. But if all means everything, then verb will be singular. So here all means everything. That's why the verb which will be used here, that will be singular. तो are नहीं आएगा, is आएगा। One of the representatives are knowledgeable and good at handling people. देखिए, ये बात हमारी बहुत अच्छे से हुई थी कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में ईच ऑफ, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने कंसेप्ट को, अगर सेंटेंस की शुरुआत में ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, क्या क्या बोला मैंने? अगर सेंटेंस की शुरुआत में ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या वन ऑफ आता है, तो उसके बाद नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। तो यहां वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल है, रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन वर्ब जो है वो क्या आएगा? सिंगुलर। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? वन। सब्जेक्ट क्या है? वन, और वन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। तो वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। Okay, let's move to the next sentence. He regulated me to made him learn his lesson. He regulated me to made him learn his lesson. देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन मेड तो सेकंड फॉर्म है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या आ जाएगा? मेक। He regulated me to make him learn his lesson. टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। यस, वेरी इजी सेंटेंस। देखिए, कॉस्टेड, कॉस्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा कोस्ट ही होती है। कोस्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म कोस्ट ही होती है। ईडी ईडी हम इसके साथ नहीं लगाते। तो दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कोस्ट मी, कॉस्टेड नहीं आएगा, क्या आएगा? कोस्ट। दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कोस्ट मी 10 रुपीज। तो यहां सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकंड प्रैक्टिस सेट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर चीज को बहुत परफेक्शन के साथ करवा सकता हूं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप ध्यान से देख सकते हैं कि तायल एकेडमी के जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पर डाले जा रहे हैं,
इन सभी वीडियोस में हमारे जो टीचर्स हैं वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो मटेरियल दिया जाए वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, सीधे आपके दिल और दिमाग में बैठे। हम किसी भी वीडियो में फालतू की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम करेंगे। हम केवल जो बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से संबंधित है, विषय से संबंधित है। और अगर आप हमारे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, इनको देखकर अपने नोट्स अच्छे से बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज प्लीज आप हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड नाउ लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी concerned with some other practice sets of subject verb agreement. Thank you.